मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंटरव्यू का पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर यू रियल ट्रेडर्स के सीईओ मोहम्मद साजिद हुसैन। सवालात का सिलसिला जारी है। जी साजिद साहब, आपकी कंपनी के हवाले से सवाल है जो मेरे लिहाज से ज़रूरी भी है क्योंकि ये सबके जहनों में आज भी है। और सवाल ये है कि जब पूरे पाकिस्तान में फॉर यू रियल ट्रेडर्स के तमाम दफातर बंद कर दिए गए थे उन मौरखा 8 जुलाई 2025 को, तो यही वो दिन था जब आप लाहौर एयरपोर्ट के रास्ते बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं। और फिर बाद में हम सबको पता लगता है कि सिर्फ आप वाहिद सीनियर मैनेजमेंट में से एक हैं जो मुल्क छोड़ कर गए हैं, बाकी कोई भी मुल्क छोड़ कर नहीं गया। तो बाकी क्यों नहीं छोड़ कर गए, या बाकी सब पाकिस्तान में ही क्यों रह गए थे और सिर्फ आप ही छोड़ कर गए? इस रात से तो पर्दा उठाइए कि ये आखिर मामला क्या था। जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं कभी सीनियर था ही नहीं, ठीक है? हाँ, लोगों के लिए था, बताया जाता था, सिर्फ़ एक चेहरे के तौर पे, ठीक है? कभी मैं सीनियर था ही नहीं। और दूसरी बात 8 जुलाई को मैं पाकिस्तान से कैसे रवाना हुआ, तो मैं आपको बता दूँ ये कोई चीज़ प्लान नहीं थी कि मैंने 8 जुलाई को कहाँ जाना है, क्योंकि मैं 8 जुलाई से पहले कभी भी पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, ना ही मैं कभी गया था, ना ही कभी मैंने जाने का सोचा था। बात दरअसल यूँ थी कि 6 जुलाई को मुझे इन्होंने उमैर साहब की मुझे कॉल आती है कि मीटिंग है, तो आप ना इधर लाहौर आ जाएँ हमारे पास ना, तो कुछ मतलब आपसे बातचीत करते हैं। मीटिंग रखी हुई है हमने ना, तो उधर से कराची से हारून साहब भी आ रहे हैं, तो सारे मतलब आप भी आ जाएँ। मैंने कहा खैरियत है सब? हाँ जी, आ जाएँ, बस गपशप लगानी है आपसे। मैंने कहा चलें, ठीक है। मैं रास्ते में था, मुझे याद है आज भी अच्छी तरीके से, मैं मोटरवे पे था। तो मैंने हारून को कॉल की, मैंने कहा भाई आप किधर हो? आप निकले नहीं कराची से? मैं जा रहा हूँ लाहौर, उमैर भाई की कॉल आई है, तो आप नहीं आ रहे। तो उन्होंने मुझे कैश की वीडियो भेजी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मुझे कैश की वीडियो भेजी और साथ में वॉइस किया कि देखो यार, ये मैं कैश क्लोज़ कर रहा हूँ, तो क्लोज़ करके मैं यहाँ से निकलता हूँ, सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ से फ़्लाइट लेके फिर मैं लाहौर पहुँचता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। उसी दौरान सफ़र करते-करते 15 से 20 मिनट का तकरीबन टाइम गुज़रा। मुझे उमैर की कॉल आई कि उमैर कॉल पे मुझे क्या कहते हैं, उमैर साहब, ये आपको पता है जी वो हारून साहब पे रेड हो गया है? मैंने कहा नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा मेरी अभी बात हुई है। कहता नहीं, ये अभी की बात है, अभी-अभी हुआ है। मैंने कहा मेरी अभी 15 मिनट पहले बात हुई है। हाँ जी, उसको 15 मिनट ही हो गए हैं, वो रेड हुआ है ऐसे-ऐसे फलाँ। ये जो कराची के एक दफ्तर में एफआईए की रेड हुई थी, उसकी बात कर जी, रहे जी, हैं? बिल्कुल, ये आपने शायद सुना होगा, ये जो उन्होंने मतलब प्रोपेगेंडा बनाया है जो 8 जुलाई को, मतलब ये रेड पड़ी है और ऐसे-ऐसे फलाँ-फलाँ ये हो गया वो, ठीक है? हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मैं सफ़र में था, तो मेरी कंडीशन ऐसी हुई कि मैंने एक दफ़ा तो ब्रेक लगा दी। मैंने कहा ये ऐसे कैसे मुमकिन है, मेरी अभी 15 मिनट पहले उनसे बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि मैं निकल रहा हूँ और अब ये कह रहे हैं कि साहब मुझे ये रेड पड़ गई है उसके ऊपर, यूँ हो गया, वो हो गया। ख़ैर मैंने उमैर को दोबारा कॉल की। मैंने कहा उमैर साहब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूँ? तो मैं अब आऊँ आपके पास या वापस चला जाऊँ, क्या करना है मुझे? नहीं, नहीं, आप आ जाएँ, तसल्ली रखें, आप आ जाएँ, बैठ के बात करते हैं, आप आ जाएँ, बैठ के कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं 6 जुलाई की रात को लाहौर इनके पास पहुँच गया। वहाँ पहुँच के मैं जी बातचीत हुई है, ठीक है, काफ़ी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की मेरी मीटिंग उनके साथ हुई है। अच्छा, उस मीटिंग का लब्बे-लुबाब क्या था जी? वो जी रेड पड़ गई है, मामला ख़राब हो गया है, वो 10 करोड़ माँग रहे हैं, वो यूँ हो रहा है, वो यूँ हो रहा है। उसको बड़ा मारा गया है, उसको मारते-मारते लेकर गए हैं और बड़े हालात ख़राब हैं, तो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये है, वो है। तो बराए मेहरबानी आप हम पे मेहरबानी करें कि आप अपना मतलब टिकट करवाएँ और आप ये थे कुछ टाइम के लिए क़िता मुल्क से बाहर कलामी चले के जाएँ। लिए माजरत। यहाँ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको सीनियर मैनेजमेंट में से फरहान फ़िरोज़ उर्फ़ उमैर ख़ान ने ये बताया कि आकिब शहज़ाद उर्फ़ राना हारून को हाँ जी, मारा पीटा गया है? जी, उमैर साहब ने मुझे बताया, क्योंकि उस टाइम राना हारून से तो मेरी दोबारा बात नहीं हुई, तो मैंने जब दोबारा कॉल की तो उनका नंबर बंद जा रहा था। उस रेड की किसी ने कोई वीडियो वगैरह बनाई है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि सब चीज़ें ट्रस्ट बेस पे थी, मैं इन पे इतना ट्रस्ट करता था, जैसे एक छोटा भाई अपने बड़े भाई पे ट्रस्ट करता है, कि जो उसने कह दिया वो ठीक है। उमूमन इस तरह की रेड में देखा जाता है कि आस-पास में मौजूद अफ़राद या दीगर ऑफ़िसेज़ या वहाँ काम करने वाले मुलाज़मीन मोबाइल से ऐसे गैर मामूली वाक़ये की वीडियो बना लेते हैं या तस्वीर खींच लेते हैं। इस रेड के हवाले से तो वॉइस नोट के अलावा कुछ नहीं आया। इस हवाले से आप क्या जानते हैं? ये रेड हुई भी थी या जी, नहीं? मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ एक माज़रत के साथ। सबसे बड़ी बात, कोई बंदा कोई वीडियो ना बनाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो इदारा ऑफ़िशियल रेड करता है, वो तो इस चीज़ का मतलब एक्सेप्ट करता है ना कि जी हमने रेड किया ऑफ़िशियल और ये चीज़ें बरामद हुई हैं, ये हमारा मकसद था रेड करने का। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। अगर किसी के कुछ सामने आया तो वो मुझे बता दें। जी, हमने जब एफआईए के ज़राए से मालूम करने की कोशिश की, तो उनके पास उनमें से
किसी भी दफ्तर पर रेड का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी, ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ अपनी नाअहली पे और इन चीज़ों पे कि मुझे इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया इन लोगों ने। और दूसरा, जब 6 जुलाई को ये मीटिंग हुई, तो इन्होंने मुझे सिर्फ़ ये पेशकश की कि आप जो है कुछ टाइम के लिए मुल्क से बाहर चले जाएँ। तो मैंने इनको साफ़ इनकार कर दिया। मैं आज भी ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैंने इनको साफ़ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं चाहता और ना मैं कभी जाऊँगा। तो फिर उन्होंने मुझे थ्रेट्स करना शुरू कर दी कि देख लो, फिर तुम हमारी नहीं मान रहे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कल को फिर ये होगा, हम क्लाइंट्स तुम्हारे पीछे लगा देंगे, ये कर लेंगे और फिर कल को तुम ही जवाब दोगे। क्योंकि मेरे पास किसी चीज़ का ना तो चेक एंड बैलेंस था, किसी भी चीज़ का नहीं था। ना अकाउंट्स का मेरे पास एक्सेस था, ना एग्रीमेंट्स का, ना ही चेक्स का, ठीक है? क्योंकि अकाउंट्स पे जो नंबर थे वो इनके अपने दिए हुए नंबर थे। अकाउंट्स भी यही चलाते थे, एप्लीकेशन भी इनके पास थी, चेक्स भी इनके पास थे, रसीद भी यही करते थे और साइन भी यही करते थे। कुछ चेक्स जो है मैंने साइन किया है, ब्लैंक चेक मैंने इनको दिए हैं साइन करके, कुछ चेक, ठीक है, जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये नहीं कहता कि मैंने सारे चेक्स खुद ही साइन किए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुझसे चेक्स ले लेते थे, बाकी अपने हिसाब से, अपनी तरतीब के मुताबिक ये आगे देते थे, किसको क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मुझे कुछ इल्म नहीं है। ठीक है, आपके किरदार के हवाले से सवालात उठाए जा 6 जुलाई 6 जुलाई को जब इन्होंने मुझसे ये पेशकश की कि आपको जाना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है, ये है, वो है, तो यकीन करें मेरी इतना इसमें इस मामला को देख के मेरी इतनी खुद की तबीयत ख़राब होगी कि मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं किस मकसद के लिए यहाँ पे इनके पास आया, उन्होंने मुझे क्या पेशकश कर दी? खैर 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे गुज़र गए, इन सब ने मिलके, मैं आपको नाम भी ले देता हूँ, कौन-कौन मौजूद था उस टाइम पे, ठीक है? उमैर साहब मौजूद थे, शहीद साहब मौजूद थे और उनके साथ एक राजेश खन्ना था, ठीक है? और ये क्या नाम है, शहीद साहब के एक दोस्त हैं मेरे ख़्याल से आतिफ़ भट्ट साहब, वो भी मौजूद थे वहाँ पे और साइम मलिक साहब भी ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। इन सब लोगों ने ज़ोर लगाया मुझे, 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर मेरा इतना ब्रेन वॉश किया, मेरा इतना सर खाया इन लोगों ने कि मुझे इस चीज़ पे आमादा कर लिया कि भई अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। जी, अच्छा, जहाँ तक मैं समझा हूँ वो ये है कि ये सब सिर्फ यही चाहते थे कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। कौन से मुल्क? ये अहम नहीं था। और फिर आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार पाकिस्तान की सरज़मीन छोड़कर बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं। अच्छा, आपकी रवानगी के बाद इन लोगों ने आपसे जब सबसे पहली दफ़ा राब्ता किया, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। आप चूंकि सफ़र कर रहे थे और जब आप अपनी मंजिल सऊदी अरब तक पहुंच गए होंगे, तो पूरे सफ़र के दौरान इन्होंने आपसे कभी भी या कहीं भी राब्ता किया? जी, ये सब मेरा ट्रैवल रूट जो है सबको पता है, मैं कब कहाँ से कैसे निकला और मैं कहाँ गया, ठीक है? मेरा सऊदी अरब का उम्रे का वीज़ा था, ठीक है? सबको मालूम है इस बात का और मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वाया बहरीन। मैं जब लाहौर से निकला एयरपोर्ट से, तो बहरीन मेरी 3 घंटे का स्टे था। मैं जब बहरीन उतरा हूँ, तो मुझे सबसे पहले कॉल आई उमैर साहब की कि हाँ जी, किधर हो? क्या हाल है? ठीक हो? पहुँच गए हो खैरियत से? मैंने कहा, हाँ जी, बहरीन हूँ और मैं इन हालात में निकला था कि मैं खुद भी रोकर घर से निकला हूँ और घरवालों को भी रुला कर निकला हूँ। क्योंकि मेरी एक बेगम भी है, ठीक है? तो उनको भी उनका साथ में मुझे छोड़ के जाना पड़ा। इस तरह के मेरे लिए हालात पैदा कर दिए गए। उनको भी मुझे अकेले छोड़कर जाना पड़ा। जब मैं वहाँ पर बहरीन पे पहुँचा हूँ, तो मुझे उमैर साहब की कॉल आई है, ठीक है? उमैर साहब की कॉल आई है, मुझसे बात हुई है, तो मेरा दिल वैसे ही हल्का है, मैं क्या नाम है ना, जब थोड़ा-सा जज़्बाती हो जाता हूँ, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मैं इन हालात में निकला हूँ, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कहा क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैं बात करते-करते इनसे ना रो पड़ा। जिससे उमैर साहब से मेरी बात होती, मैं बात करते-करते रो पड़ा। फिर फ़ोन ले लिया शहीद साहब ने। तो फिर बातें होती रही, शहीद साहब भी मेरी शायद कंडीशन को देख के वो भी रो पड़े थोड़ा-सा। उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भई हम जानते हैं कि तुमने हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तुमने हमारी नस्लों के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह तुम जल्द, बहुत जल्द वापस आओगे। हम तुम्हें जल्द बुला लेंगे और जो भी होगा आइंदा इंशाल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। ये मुझे तसल्ली वहाँ पे बहरीन पे खड़े होकर दी गई। साजिद साहब, यहाँ एक सवाल अहम है। ये बयान या स्टेटमेंट कि आपने इन सब के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, वो असल में क्या कहना चाह रहे थे? इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि सब कुछ जो है वो मेरे सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दिया गया, सारे मिसाइल जो मेरे ऊपर छोड़ दिए गए, खुद ही आज़ाद हो गए। अब सब लोगों को यही कहते हैं कि देखो जी, साजिद हुसैन बाहर चला गया, वही सीईओ था, वही पैसा लेके बाहर चला गया। ये इन्होंने मतलब एक नैरेटिव बनाया हुआ है, जिससे पूछ लो वो यही बात रखता है, हर सबकी ज़ुबान पे यही लफ्ज़ है। अच्छा, ये बताइए कि
आपके वालिद साहब फिर मेरे मुंह ज़हीरुद्द पे मेरे हैं, इस कदर मुनाफिक लोग हैं, इस कदर मुनाफिक लोग हैं, ठीक है। मेरे मुंह पे मेरे थे, उस टाइम भी मेरे थे और आज भी मैं इनको जब आज तो राब्ता नहीं है, खैर मेरा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन उस टाइम जब मैं यहाँ से निकला तब भी मेरा राब्ता इनसे था। मेरे मुंह पे मेरे थे और जब भी इनसे कोई क्लाइंट या कोई भी एफएक्टी को राब्ता करता था, तो ये बड़ी बेशर्मी के साथ मेरा घर का कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे घर का रास्ता, मेरे घर की हर डिटेल ये शेयर करते थे, भी जाओ आप उधर जाओ, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाओ, वहाँ पे आपकी फरियाद सुनी जाएगी। जी है। अब ये बताइए कि आपके वालिद ज़हीरुद्दीन साहब जो अरसा दराज से मिलसी में रिहाइश पजीर हैं और कारोबारी लिहाज से सुनार हैं, उन्हें भी जुलाई 2024 के बाद काफ़ी तंग किया गया और इस केस से ज़बरदस्ती जोड़ा गया, बल्कि आपके भाई को, आपकी फ़ैमिली को, आपकी बेगम साहिबा को, उनकी फ़ैमिली को आपने ज़्यादा इस बारे में बात तो कभी नहीं की, लेकिन इस इंटरव्यू के तौसल से सर आप कुछ कहना चाहेंगे? करूँगा, मैं खुल के बात करूँगा कि अब कोई डर बाकी नहीं है मेरे अंदर, ठीक है? जी। मैंने हर रात इस चीज़ को सोचा है, पल-पल अज़ियत में गुज़ारी है मैंने, ठीक है? अब और गुंजाइश नहीं है मेरे पास सब्र की और मतलब चुप रहने की और गुंजाइश मेरे अंदर नहीं है। मैं आपको बताऊँ मेरी फ़ैमिली ने बहुत कुछ फ़ेस किया है, तकरीबन 2 से 3 बार रेड हुआ एफआईए का, ठीक है? मेरे वालिद साहब को भी उठाया गया, मेरे भाई को भी उठाया गया और एक व्यक्ति ने तो मतलब काफ़ी ज़ोर लगाया मेरे भाई को, मतलब एफआईआर करवाई, झूठी एफआईआर। जैसे मतलब पहले अरेस्ट करवाया, उसके बाद में मतलब एफआईआर उसको दे दी गई इसके ऊपर। तो तकरीबन 1 सवा महीना उन्होंने मतलब जेल में गुज़ारा, ठीक है? और उसका क्या कसूर था मुझे आप ये बता दें? जी, इंशाल्लाह। ये तो हम कसूरवार का ज़रूर तयन होना चाहिए और तो बेकसूर चलो को सज़ा नहीं मिलनी जी, जी, चाहिए। कसूर तो इन लोगों का था ना, या मेरा कसूर था, मेरा कसूर बना, ठीक है? लेकिन मैं अपने कसूर का जवाबदेह हूँ, मैं आज इस वीडियो के तबस्सुम से हर चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो है पब्लिक खुद फैसला करेगी कि कौन ज़िम्मेदार है, असल मुजरिम कौन है किसका। चलें, कंपनी का दोबारा ज़िक्र आया है तो फॉर योर रियल ट्रेडर्स की बात करते हैं। आपका जो इस कंपनी में किरदार था, जो रोल था, इस पर मज़ीद बात करते हैं। आमतौर पर जो कंपनी के सीईओ होते हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, कंपनी के माली, ऑपरेशनल मामलात और हर लिहाज से ज़रूरी फ़ैसले करते हैं। उनका अपना एक तालीमी मेयार होता है, साइट पे खुद जाते हैं, इन्वेस्टर को खुद अपने दफ्तर बुलाते हैं, तमाम ब्रांचों के ब्रांच मैनेजरों को हिदायत जारी करते हैं। आपका डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस था और फार्म दुनियापुर में था। आपका जितना भी वक्त आपने इस कंपनी में गुजारा, तकरीबन 2 से ढाई साल का, इस पूरी कंपनी में सीईओ के हवाले से क्या रोल था? सिर्फ एग्रीमेंट्स और चेक पर साइन करते थे, वीडियो बयानात जारी करते थे, या मजीद कुछ और भी था? इतना तो अब तक मालूम हो चुका है कि आपका किसी भी इन्वेस्टर से कभी भी कोई राब्ता नहीं था और दफातर में काम करने वाले मुलाजिमीन भी आपसे बराह रास्त राब्ते में नहीं थे। जी। जी, मैं अपना रोल बताता हूँ आपको, मेरा रोल ये था कि पहली बात तो ये है कि मैं एक फर्ज़ी सीईओ था, ठीक है? मैं एक फर्ज़ी सीईओ के नाम पे इस कंपनी में वजूद में आया। दूसरी बात, मेरा इस कंपनी के अंदर कोई रोल नहीं था। मैं ना तो ऑफ़िस के अंदर बैठता था, ना मुझे बैठने दिया जाता था, ठीक है? ये बात मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मेरी वीडियो सब लोग देख रहे होंगे, ठीक है? तो मैं सबको ये चैलेंज कर रहा हूँ, हर क्लाइंट को, ठीक है? हर उसको क्या नाम है, नेटवर्कर को, कोई भी शख़्स इस चीज़ से झुठला नहीं सकता। मैं कभी भी ऑफ़िस में नहीं बैठा, ना ही मुझे बैठने दिया गया, ना कभी इन्वेस्टर से मिलवाया गया, ना ही कभी नेटवर्कर से मिलवाया गया, किसी भी मामलात में मुझे नहीं रखा गया। मुझे शुरू दिन से मतलब जैसे कंपनी वजूद में आई, उसके कुछ टाइम बाद मुझे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर दिया गया। और यहाँ ये कहना बाकी गलत चेक्स नहीं के होगा मामला कि जी, जी। जी, जी, बोलिए। चेक्स के मामलात है वो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि चेक्स शुरू-शुरू के अंदर मैंने खुद साइन करके इनको देता रहा हूँ, ठीक है? शुरू के अंदर तकरीबन साल, डेढ़ साल के अंदर-अंदर, ठीक है? बाकी कंपनी का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 2.5 साल तक रहा है, ठीक है? लास्ट जो ईयर था तकरीबन 1 साल का जो टाइम गुज़रा उसके अंदर मैंने कोई इनको चेकबुक खुद अपने हाथ से साइन करके नहीं दी, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट जो डिज़ाइन किया था वो साइम मलिक ने किया था, उसके अंदर एडिटिंग भी की तो साइम मलिक ने की, मेरे सिग्नेचर उसको आते थे, वो अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से हर जगह पे मेरा सिग्नेचर। आपने अभी जिक्र किया कि आपको एजेंट्स या नेटवर्कर्स, इन्वेस्टर्स और फॉर यू रियल ट्रेडर्स के तमाम दफातर और मुलाजमीन से दूर रखा जाता था। इस बात से तो यही लग रहा है कि आप बाकायदगी से तो क्या, आप तो कभी दफ्तर आते ही नहीं थे, पाकिस्तान के किसी भी ब्रांच या दफ्तर नहीं आते थे। ये बात तो हमें मुलाजिमीन भी बता चुके हैं कि आप कम अज़ कम इनके होते हुए तो कभी नहीं आए। ऐसा ही था? सर उसकी रीज़न ये है कि इनके दिल में शायद चोर था, चोर नहीं एक कुफ़्र था, ठीक है, बहुत बड़ा। तो
मुझे हर चीज़ से बेखबर रखा गया, ताकि इनको ये शायद लगता था कि अगर इनको इसको चीज़ें अगर मालूम हो गई तो शायद ये कोई एक्शन लें हमारे खिलाफ। क्योंकि मुझे सबसे पहली बात ये, मुझे इनके असल नाम तक नहीं पता था। अब आप अंदाज़ा करो, जिस शख्स को मैं भाई मान रहा हूँ, सब चीज़ें अपना अपना आप उनको दे दिया है, ठीक है? इससे बड़ी बात क्या होगी? वही लोग मुझे इस तरीके से आइसोलेट कर रहे हैं। तो वो शायद इस चीज़ से डरते थे कि अगर इसको कोई खबर हो गई किसी चीज़ की, हर चीज़ की खबर हो गई, तो ये हमारे खिलाफ कुछ ना कर ले। और एक मैंने इनको ट्रेलर भी दिखाया था। मैंने जब एक वीडियो बनाई थी, मैंने जब इन्वेस्टर नहीं, इसका नेटवर्कर का ग्रुप था, उसमें अंदर एक वीडियो मैंने बना के भेजी थी कि कुछ लोग आज भी आपके अंदर ऐसे हैं, जो आपकी सफ़ों के अंदर मौजूद हैं और जो कंपनी को बहुत हद तक नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें सामने आई थी, जिस बिना पे मैंने वो वीडियो बनाई थी। ठीक है? बाद में मुझे वो नैरेटिव डाल दिया गया इसके ऊपर, फैज़ानुर रहमान के ऊपर। मैं आज भी फैज़ानुर रहमान साहब से माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मैंने उनके ऊपर एक झूठी वीडियो बनाई, वो भी इनके कहने पे, क्योंकि इन्होंने मुझे झूठ बोला। मैं जो चीज़ें इनके बारे में सोच रहा था, इन्होंने वो चीज़ें फैज़ानुर रहमान के मुतालिक मुझसे गलत बयानी की, जिसके ऊपर मैंने इनको वीडियो दी। और ये मेरी वीडियोज़ खुद बनाते थे, ठीक है? और अपने हिसाब से बनाते थे। टोटल सारा कंटेंट भी इनका अपना होता था, ठीक है? राइटिंग भी इनकी अपनी होती थी। मुझे एक स्क्रिप्ट दे दी जाती थी, बस आपने ये बोलना है, कंपनी के लिए आपने ये करना। और यकीन जानिए, मैंने अपनी कंपनी के लिए वो कुछ किया जो एक इंसान अपने कारोबार के लिए, अपनी अपनी एक चीज़ के लिए सिंसियर होता है, मैंने वो अपनी सिंसियरिटी दिखाई है। लेकिन जहाँ-जहाँ इन्होंने मुझे मतलब दीवार के साथ लगा के रखा, वो भी सब चीज़ें छुपी हुई नहीं है, सबको सब पता है, ठीक है? ये मैं नहीं कहूँगा, ये लोग भी कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल, ये बात हकीकत है। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो का जिक्र किया जो सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से रिलीज की जाती थी। बराए मेहरबानी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि मसलन वीडियोस की लोकेशन जैसे लाहौर, कराची, दुनियापुर फॉर्म वगैरह वगैरह। क्योंकि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि कंपनी के सीईओ के पास किसी किस्म का इख्तियार ही नहीं था, लेकिन वीडियोस के जरिए आपकी बात लोगों तक पहुंच रही थी। आपका नाम, आपका चेहरा, आपकी आवाज़ और आपकी शनाख्त, उस सब को इन्वेस्टर के आगे बेचा जाता था। यकीन मानिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई थिएटर का प्ले हो और आप सब इसके किरदार हों, लेकिन इस सब को लिखने वाला पसे पर्दा ही रहा है, या फिर सामने ही था, लेकिन हम में से कोई उसे देख या पहचान नहीं सका। आपको जानते बूझते पर्दा बनाया गया और बाकी सब किरदार इस पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करते थे। तो ये मास्टर प्लान था किसका? कौन था या थे वो लोग जिन्होंने ये सब डिज़ाइन किया? किसी एक शख्स का काम तो नहीं लगता? जी, ज़ाहिद मिर्ज़ा साहब, ये देखिए, जहाँ पे जो वीडियो मेरी वायरल हुई है ना, जिस जगह पे, मतलब अगर कराची के ग्रुप में कोई वीडियो चली है, तो कराची का ये अपना कंटेंट होता है, क्योंकि कराची का जो होल था वो हारून के पास, ठीक है? ये उसका अपना नैरेटिव होता था, उसका अपना एक स्क्रिप्ट होती थी, जो मुझे वो बताता था, मतलब झूठी कहानी गढ़ के और मुझे मोटिवेशन दे के, आज कंपनी में ऐसा हो रहा है, तो आपको ये चीज़ें करनी है, जिससे कंपनी में पॉजिटिविटी आएगी, काम चलेगा और हालात थोड़े से मुश्किल है कंपनी के लिए, तो आपको ये चीज़ें करनी होगी। मैं अपनी कंपनी के लिए करता था, जितनी मैंने एफर्ट की, मैंने की है अपने तौर पे, वीडियोज़ के हवाले से, जितनी मैं कर सकता था किए हैं। जहाँ पे मुझे इन्होंने दीवार के साथ लगा के रखा, चीज़ें मुझे नहीं बताई गई, वो सब चीज़ें वो भी आपके सामने हैं। और फ़ार्म की जो है, फ़ार्म का कंट्रोल शेर अकबर के पास था, ठीक है? तो उसकी अपनी जगह थी, अपनी मिल्कियत थी। और जो लाहौर का कंट्रोल था, वो उमैर के पास था। जो इस्लामाबाद का जो कंट्रोल है, वो साइम मलिक के पास था। मेरा कंट्रोल कहीं पे भी नहीं था। कहीं पे भी अगर मेरा कोई कंट्रोल, कहीं एक्सेस शो होता है, मुझे आप चैलेंज कर सकते हो, मुझे आप बता सकते हैं कि भाई आपका ये कुछ। जी। तो उसका मतलब है कि जिन वीडियोस का आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसमें से तकरीबन सारी वीडियोस की आपको उनकी तरफ से लिखी हुई तहरीर दी जाती थी, जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। प्रॉपर प्रॉपर एक कैमरामैन बुलाया जाता था, एक स्क्रिप्ट मुझे लिख के दे दी जाती थी, इसको बोला जाता था कि इसको आधा घंटा आप पढ़ो, ठीक है? इसको आप रट लो और आपने इस तरीके से इसको एक्सप्रेशन के साथ में बोलना है। मैं इसको अपने तरीके से जितना हो सका मैं इसको कवर करता था और वो बोल देता था। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कंपनी के लिए, अपनी पॉज़िटिविटी के लिए, कंपनी की पॉज़िटिविटी, कि कुछ भी हो, कंपनी पे कोई आँच ना आए। तो ये आपकी जो वीडियोस पे पीछे इन जी। एक मिनट, उसके पीछे क्या लॉजिक है, इनका क्या ज़हन है, इनका क्या मकसद है, मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ़ अपनी वो फ्रंट पेज देख के उसी को फ़ॉलो करता था। साहिब साहब, आपके ख्याल में इन वीडियोस को बनाने का मकसद क्या हो सकता है? इसके पीछे की नफ्सियात तो यही समझ में आती है कि इंसानी ज़हन नज़र आने वाले को ही विलन मानता है, और यही उन्होंने किया, पहले दिन से बयानिए को अपने कंट्रोल में रखा। क्या मकसद इस बयानिए को दुनिया की नज़र में कायम रखकर खुद पसे पर्दा रहना था? या फिर कोई और मकसद भी था जो वो आज भी हासिल कर रहे हैं? लोगों को इनका मकसद सिर्फ़ ये था कि झूठ बेचा जाए, ठीक है? इन्होंने मुझसे भी कई चीज़ें झूठ बुलवाई हैं, जबकि मैं इसका कायल नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ना ही आज बोल रहा हूँ, ना ही मैं पहले बोलना चाहता था, ठीक है? मुझसे कहलवाया गया,
मुझसे एक सच कहानी बता के मुझसे झूठ कहलवाया गया। इस तरीके से चीज़ें वजूद में आई हैं। और कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जिनकी टाइमिंग इनके हाथ में थी, किसको किस वीडियो को, किस नैरेटिव को कब वायरल करना है, कब पब्लिक में डालना है, कब इन्वेस्टर को भेजना है, कब किसको क्या दिखाना है, वो सब इनके हाथ में था। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा सवाल है लेकिन फिर भी पूछूंगा। साजिद साहब, आपका नाम भी असली है, आपके नाम से मंसूब तमाम कागजात पर भी आपका असली नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर भी असली है। तमाम वीडियोस में आप खुद होते थे और अपना असली नाम भी लेते थे। कंपनी रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट्स, टैक्स पेपर, सब पर आपका असली नाम और क्वाइफ दर्ज थे। लेकिन जब हम ब्रांच मैनेजर पर रोशनी डालते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि उन सब के नाम फर्जी, जाली थे, और जो नंबर उनके इस्तेमाल में थे वो सब भी जाली थे। ये वही नंबर थे जिनसे ये इन्वेस्टर हजरात से राब्ता करते थे। आपको देखते हैं तो आपके नंबर भी असली थे। तो आपको कैसे उन लोगों का पता नहीं लगा? आप तो उनके साथ उठते बैठते भी थे और कहीं ना कहीं उनको आपसे काम पड़ता रहता था। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लोग सिर्फ अपने पैसे वापस मांगते हैं, और वो मांगते उसी से हैं जिसका नाम और चेहरा उन्होंने बतौर सीईओ देखा हुआ है। लोगों के लिए इन पेचीदगियों को समझना शायद आसान नहीं होगा, ये बात आप भी कहीं ना कहीं समझते हैं। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मैं इनके साथ नहीं होता था, ठीक है? मैं जब इनके साथ होता था, जब ये चाहते थे। और कैसे होता था, मतलब किसी किसी भी टाइम रात को इन्होंने मुझे बुला लिया, रात को मतलब एक डिनर रख दिया, तो मैं इनके साथ हूँ, ठीक है? कोई पार्टी रख दी, तब मैं इनके साथ हूँ। कंपनी के किसी भी मामलात में मुझे ऐसा है, मतलब शामिल नहीं करते थे, ताकि शायद मुझे कोई ऐसी चीज़ ना सामने आ जाए, जिससे इनको नुकसान पहुँचे। और वो चीज़ें बाद में सामने आई, जैसे कि इनके नाम, नंबर, आइडेंटिटी, इनका बैकग्राउंड सब कुछ सामने आया। और यही वजह है कि आज 11 महीने का टाइम गुज़र गया है, ठीक है? मैं आज वो जो बातें कर रहा हूँ, उसके अंदर एक लंबी एक रिसर्च है, जो कि काफ़ी हद तक मुझे मुतासिम के बनाए हुए ग्रुप से मिली है, कि इनके नाम, नंबर या आइडेंटिटी सब कुछ फेक था। और आज मुझे चीज़ें ये समझ में आती हैं, उस टाइम पे जो चीज़ें इन्होंने मुझसे की, क्यों की, उसकी रीज़न मुझे आज समझ में आती है। उसी चीज़ों से ये बचना चाह रहे थे, जो आज चीज़ें सामने आ रही हैं उनके। ये कंपनी तकरीबन पौने 30 साल या शायद उससे थोड़ी ज़्यादा चली है, और ये ज़्यादा लंबा अरसा नहीं होता। ये बात आपको कब महसूस हुई, या इस बात का एहसास आपको कब हुआ कि आपसे जो ये सब चीज़ें छुपाई जा रही हैं, एक दिन इस कंपनी का सारा मलबा आप सर, पर गिरा दिया मुझे जाएगा? 8 जुलाई के बाद से लेके अब तक जितने भी रातें गुज़री है ना, मैं पूरे वसूख से ये बात कह सकता हूँ, मुझे हर रात इस बात का एहसास हुआ, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि तकरीबन आज से 4-6 महीने पहले से मैंने ये माइंड में चीज़ रखी थी, मैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं इनके ऊपर एक रिसर्च कर रहा था। पूरी चीज़ें जो है मुझे मालूम नहीं थी। आहिस्ता-आहिस्ता टाइम लगा मुझे काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करने में, इनके मुतालिक मालूमात लेने में। जो आज मेरे पास हर किस्म की मालूमात है, इनकी आइडेंटिटी मेरे पास है, इनका बैकग्राउंड मेरे पास है, इनका आईडी कार्ड, हर चीज़ मेरे पास इनकी ओरिजिनल अब आई है मेरे। उससे पहले कभी मेरे पास इनका कोई असल नाम तक मौजूद नहीं था। ये कौन है, कहाँ से आए, किधर के रहने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। क्योंकि मैं सिर्फ़ शरीर को जानता था, शरीर इनको जानता था, और इनकी बदौलत ही मैं इनसे मिला, और एक बड़े भाई का रुतबा मैंने इनको दिया हुआ था कि भाई आप मुझसे सीनियर हो, काम में भी सीनियर हो और उम्र में भी सीनियर हो, तो आप में जो करना है आप ही करो, ठीक है? जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं जी, हाज़िर हूँ। सही है। जब कंपनी बंद हुई तो आपने पहले पार्ट में बताया था कि इन सब ने आपको मुश्तरका मशवरा दिया था कि आपको अब मुल्क छोड़ना पड़ेगा, और फिर आपने 8 जुलाई 2024 को मुल्क छोड़ा। इस बात को तकरीबन 2 हफ्तों बाद 1 साल हो जाएगा। क्या इस दौरान सीनियर मैनेजमेंट में से किसी ने भी आपकी मदद की, या कोई और बेहतरी का रास्ता आपके लिए बनाया हो, या आपको रोका हो, या आपको कभी सच बताया हो कि दरहकीकत हुआ क्या था? या फिर आपको ऐसे ही दुनिया और अदारों के आगे छोड़ दिया? सर, 6 जुलाई की रात को इन्होंने मुझे इस तरीके से, मतलब मेरे ऊपर एक, कहते हैं ना, बम गिरा देना, तो वो एक हालत थी मेरे ऊपर। उन्होंने तब मुझे वो रास्ता कभी नहीं दिया, तो बैठ जाने के बाद मुझे क्या ही रास्ता देंगे। सिर्फ़ दिलासे दिए, तसल्लियाँ दी, जो 8 जुलाई से पहले दी थी, 8 जुलाई को दी थी, 6 जुलाई को सॉरी, और उसके बाद भी वही तसल्लियाँ ही दी हैं मुझे। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आपने उनको अपने भाई का दर्जा दिया हुआ था। मतलब आपने उनको इज्जत दी है। ये बात बिल कुछ एम्प्लॉइज़ को पता होगा कि मैं जो, मतलब ज़्यादा अटैच रहे हैं उमैर वगैरह से, शहीद वगैरह से, कि मैं इनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने जो किया उससे जाहिर नहीं होता कि आप किसी के भी भाई थे। ये एक पार्टनर थे मेरे, ठीक है? मैनेजर तो ये सिर्फ़ कंपनी के लिए बने हुए थे, जबकि ये पार्टनर थे। आपको ये एहसास कब हुआ कि ये लोग बहुत बुरे तरीके से आपका इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि आप इनको भाई बोलते थे, इनसे मशवरे मांगते थे, इनसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते थे? ये सब कुछ अचानक तो हुआ नहीं।
आहिस्ता आहिस्ता से हुआ है? सर 6 जुलाई को मैं आपको बता रहा हूँ, 6 जुलाई को जब ये चीज़ें मेरे सामने आई ना, तो मुझे ये सब चीज़ें नज़र आने लगी मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। लेकिन उस वक़्त टाइम ऐसा था, कंडीशन ऐसी थी, मामलात कुछ ऐसे थे कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं किसको क्या बताऊँ, किससे क्या हल निकालूँ, क्या सॉल्यूशन माँगूँ? इनसे माँगता तो इन्होंने मुझे सब ने यही जवाब दिया कि आपको जाना पड़ेगा। बार-बार मैंने इंसिस्ट किया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन्होंने बार-बार मुझे यही कहा कि नहीं सर आपको जाना पड़ेगा, नहीं भाई आपको जाना पड़ेगा। जी, ठीक है। शुक्रिया साजिद हुसैन साहब।